तो आज इसी में हम लोग बेटा नेक्स्ट टॉपिक जो है वो डिस्कस करने जा रहे हैं, आगे कंटिन्यू करेंगे। अभी जेनेटिक ड्रिफ्ट कंप्लीट हो गया, सिविल राइट इफेक्ट, और अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे कि जो आइसोलेशंस है, जो है डिफरेंट डिफरेंट जो है इंडिविजुअल्स, उसके बारे में बात करेंगे। तो अभी तक हम लोगों ने जो डिस्कस किया वो डिस्कस किया न्यू डार्विनिज्म के बारे में, जो थ्योरी दिया गया था उसके बारे में सारी बातें डिस्कस कर रहे थे। तो स्टार्ट करते हैं हम लोग जेनेटिक ड्रिफ्ट के बाद में हमारा सेकेंड हेडिंग जो है उसकी बात करते हैं, आइसोलेशन। तो आइसोलेशन में अगर आप बात करोगे तो इसको बोलते हैं प्रिवेंट या प्रिवेंशन ऑफ मेटिंग amongst the interbreeding ग्रुप्स। ठीक है, तो इसमें हम देखेंगे बेटा, यहाँ पर आपको ध्यान रखना है, एक तो फिजिकल और दूसरा आप बोलोगे फिजिकल के बाद में आपका वो है बायोटिक। तो फिजिकल और बायोटिक, इस तरीके का आइसोलेशन देखेंगे। फिजिकल के केस में आप बात करोगे तो ये दो तरीके से, पहला आप बोलोगे जियोग्राफिकल और दूसरा बोलोगे इकोलॉजिकल। जियोग्राफिकल एंड इकोलॉजिकल। दूसरा बोलोगे बायोटिक के केस में, तो बायोटिक जो होता है आपका, उसमें आप बोलोगे फिजियोलॉजिकल के बाद में आप नेक्स्ट बात करोगे गैमेटिक, और तीसरा आप बात करोगे गैमेटिक के बाद में बिहेवियर। और तीसरा आप बोलोगे मैकेनिकल। ठीक है, मैकेनिकल। तो ये सारे जो है आइसोलेशन हम लोग देखेंगे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में जो है क्या क्या चीजें हैं वो बात करते हैं। तो आइसोलेशन क्या है आपका, रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन क्या है, इसी में हम लोग पढ़ते हैं हेडिंग रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन। तो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन में आप देखोगे प्री मेटिंग और प्री जायगोटिक, दूसरा इसके बाद में आप बोलोगे हाइब्रिड मोर्टेलिटी, या इसी में हम लोग पढ़ेंगे हाइब्रिड स्टेरिलिटी। और तीसरा आप बात करोगे हाइब्रिड बैकबोन। ठीक है, या इसी में आप बोलोगे ये आपका क्या है, इसमें F2 स्टेराइल होते हैं। अब प्री मेटिंग या प्री जायगोटिक जो है उसके केस में देखिए आप यहाँ पे, तो आप बोलोगे इनको हम दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। एक आप बोलोगे फिजिकल और दूसरा आप बोलोगे फिजिकल के बाद में आपका बायोटिक। ठीक है, तो यहाँ पर फिजिकल में जो है सबसे पहले हम देखेंगे मेट, यहाँ ऐसे हम बोल सकते हैं मेट्स, इवन डू नॉट मेट, मतलब मेटिंग तो कर लिया इन्होंने लेकिन फिर भी ये मीट नहीं है। ठीक है, क्यों मीट नहीं है, क्योंकि यहाँ पर फिजिकली अगर आप देखोगे दोनों अलग अलग तरीके के। बायोटिक में आप बोलोगे मीट
but don't meet. अब देखते हैं आगे। तो फिजिकल में आप बोलोगे यहाँ पर कई तरीके के आइसोलेशन हैं। जैसे पहला हम देखेंगे जियोग्राफिकल आइसोलेशंस। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे टेम्पोरल आइसोलेशंस। और तीसरा देखोगे तो आप बोलोगे हैबिटेट आइसोलेशन। ठीक है, तो तीन ये इसमें पढ़ते हैं हम लोग फिजिकल में। और फिर बायोटिक में हम पढ़ते हैं, एक आपका होता है बिहेवियरल आइसोलेशन, दूसरा बेटा होता है उसको हम बोलते हैं गैमेटिक या फिजियोलॉजिकल, और फिजियोलॉजिकल आइसोलेशन। और तीसरा हम बोलते हैं जो है आपका मैकेनिकल आइसोलेशन। ये तो ये सारी चीजें हैं। आप बोलोगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन का मतलब क्या होता है कि वहां पर एलोपेक्टिक स्पेसिएशन होगा, यानी कि एक लैंड मास ही डिवाइड हो जाएगा और दोनों इंडिविजुअल अलग अलग हो जाएंगे, तो उसको बोलेंगे हम जियोग्राफिकल आइसोलेशन। पीछे भी मैं बता चुका हूँ। टेम्पोरल आइसोलेशन की बात करोगे, जैसे ब्लैक जो है सैल्विया होता है वो अर्ली स्प्रिंग में रिप्रोडक्शन करता है, जबकि व्हाइट जो है सैल्विया होता है वो लेट स्प्रिंग में जो है रिप्रोडक्शन करता है। हैबिटेट आइसोलेशन में आप बात करोगे तो इसमें क्या होता है, बहुत सारी फ्लाइज होती हैं, वो अलग अलग टाइम मतलब अलग अलग हैबिटेट में जो है क्या करती हैं, रिप्रोडक्शन करती हैं। फिर बायोटिक या मीट बट डू नॉट मीट। इसका मतलब क्या हुआ कि मीटिंग तो हो जाता है लेकिन फिर भी मीटिंग नहीं हो पाता। क्यों? क्योंकि बिहेवियरल आइसोलेशन होता है। इससे आपस में अलग अलग स्पीशीज की ब्रीडिंग को रोकने के लिए बिहेवियरल आइसोलेशन रहता है। मतलब सब इंडिविजुअल्स का अपना कोर्टशिप अलग है, बिहेवियर अलग अलग है जो है रिप्रोडक्शन करने के लिए। गैमेटिक या फिजियोलॉजिकल की बात करोगे तो यहाँ पर गैमेट्स सबके अलग अलग होते हैं, फिजियोलॉजिकली अलग अलग होते हैं। फिर आप बोलोगे मैकेनिकल आइसोलेशन। मैकेनिकल आइसोलेशन में आप देखोगे जो स्ट्रक्चर्स होते हैं जो ऑर्गन्स के, सेक्स ऑर्गन्स के, उनके अलग अलग होते हैं। तो जो है ये सारी बातें आपकी बायोटिक जो है आइसोलेशन में आ जाएंगी। अब इसके बाद जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेशन था, अब इसके बाद में हम लोग डिस्कस करेंगे आगे। आपका तीसरा नंबर है, उसको हम बोलेंगे हेरिडिटी। ठीक है, और फिर चौथे नंबर पे हम जाएंगे तो आप बोलोगे नेचुरल सिलेक्शन। ठीक है, नेचुरल सिलेक्शन। अब हम पढ़ेंगे आगे चल के नेचुरल सिलेक्शन। नेचुरल सिलेक्शन क्या होता है उसकी बात। तो देखिए, नेचुरल सिलेक्शन जो नेचर सेलेक्ट करता है जिन लोगों को, उनके सिलेक्शन को बोलते हैं नेचुरल सिलेक्शन। यानी कि अलग अलग इन्वायरमेंट में या कांस्टेंट इन्वायरमेंट में किस किस तरीके के इंडिविजुअल्स जो होते हैं वो सिलेक्ट किए जाते हैं। तो सबसे पहले आप देखिए, पहला जो आपका होता है उसकी बात करते हैं। पहला जो है वो कौन सा है, तो आप बोलोगे जो है आपका स्टेबलाइजिंग। तो स्टेबलाइजिंग में देखिए क्या होता है। आप बोलोगे एक यहां पर हम प्लॉट कर लेंगे। तो देखिए आप यहां पर आप बोलोगे स्टेबलाइजिंग में हम एक पे दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी और दूसरे पे हम दिखाएंगे फ्रीक्वेंसी के बाद में आपका फिनोटाइप। तो यहां पर आप बोलोगे कुछ इस तरीके का आपका डायग्राम बनेगा। देखिए इस तरीके से
तो यहाँ पर जो इन्वायरमेंट था वो बेटा कैसा था, कांस्टेंट इन्वायरमेंट था। कैसा था? कांस्टेंट इन्वायरमेंट। तो कांस्टेंट इन्वायरमेंट था ये। आप बोलोगे यहाँ पर क्या था, हायर पीक थी। कैसी पीक थी? हायर पीक थी। ठीक है, कैसी पीक थी? हायर पीक थी, है ना। और इधर वाला आप देख रहे हो, इधर वाले भी इंडिविजुअल मर गए, मिनिमम वैल्यू वाली भी और हाई वैल्यू वाले भी मिल गए। बचा कौन? एवरेज वैल्यू वाले। तो नेचर कांस्टेंट इन्वायरमेंट में किसको सिलेक्ट कर रहा था? ऐसे इंडिविजुअल्स को सिलेक्ट कर रहा था जो एवरेज वैल्यू को शो कर रहे थे। ठीक है, तो जैसे इसका एग्जाम्पल अगर आप बात करोगे तो जो ह्यूमन के बेबीज हैं, ह्यूमन बेबी हैं, उनमें आप देखोगे वही बच्चे केवल सरवाइव करते हैं। मान लो 3 तरीके के बच्चे हुए। एक हुआ आपका जो है 300 ग्राम का, एक हुआ आपका 1.5 से 2 केजी के आसपास या 2.5 केजी के पास में, और तीसरा बच्चा जो हुआ वो 8 केजी का हुआ। ठीक है, तो ये भी मर जाएंगे और ये इनकी भी डेथ हो जाएगी, नेचर में सर्वाइव नहीं कर पाएंगे, लेकिन ये सर्वाइव करेंगे। ठीक है, कौन से? ये वाले जो हैं, जो एवरेज वैल्यू के बच्चे हैं। क्योंकि ऑन एवरेज अगर ह्यूमन बच्चों को, जो ह्यूमन के बेबी होते हैं, उनका एवरेज वेट यही होता है 1.5 टू 2 केजी के आसपास होता है। ठीक है, ऐसे ही अगर आप बात करोगे, जैसे हॉक जो थे, बर्ड्स थी, तो जो बहुत बड़े जिनके पंख थे वो भी डेथ हो गई, जिनके बहुत छोटे पंख थे उनकी भी ज्यादातर डेथ हो गई। एवरेज वैल्यू वहां पर भी सिलेक्ट हुआ। ठीक है, तो पहला स्टेबलाइजिंग हुआ। दूसरा देखते हैं, स्टेबलाइजिंग के बाद में, तो आप बोलोगे स्टेबलाइजिंग के बाद में जो दूसरा था वो कौन सा था? आप बोलोगे डायरेक्शनल। कैसा था? डायरेक्शनल। डायरेक्शनल में बेटा क्या था, एक जो है, अगर प्लॉट आप बनाओगे ऐसे इसको, तो यहां पर आप देखोगे कुछ इस तरीके की कहानी थी। तो पहले जो इंडिविजुअल्स थे उनकी बात करते हैं। तो यहाँ पर देखोगे पहले सिस्टम में कुछ अलग तरीके के इंडिविजुअल सरवाइव कर रहे थे, उनके कैरेक्टर्स अलग थे ये वाले। लेकिन कुछ ऐसा हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, और इन्वायरमेंट चेंज होने की वजह से इनमें कुछ म्यूटेशंस हुए या नेचुरली सेलेक्ट हुए। तो चेंजिंग इन्वायरमेंट में आप देखोगे ये वाला जो आप पहले थे, ये पीक जो थी ये शिफ्ट हो गई इस पीक में। देखो यहां पर आ गया, तो आप बोलोगे यहां पर क्या है? पीक शिफ्टेड, पीक शिफ्टेड, शिफ्टेड, पीक शिफ्टेड ऑन वन डायरेक्शन। तो इसमें कम वैल्यू वाले भी सरवाइव कर सकते हैं या ज्यादा वैल्यू वाले भी सरवाइव कर सकते हैं, मतलब एक तरीके के इंडिविजुअल्स बचेंगे, बिल्कुल अलग हो जाएगा बाकी। तो इसमें एग्जांपल डायरेक्शनल में दिए गए, देखिए किसके किसके एग्जांपल दिए गए। तो इसमें एग्जांपल दिए गए, एक तो इंडस्ट्रियल मैनरिज्म का, इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। इसमें क्या बोला गया कि ब्रिटेन में 1880 के आसपास बहुत ज्यादा डेवलपमेंट स्टार्ट हुआ, फैक्ट्री लगी, इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ बहुत तगड़ा, और बहुत ज्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन हुआ तो उसकी वजह से आप बोलोगे वहां के जो ट्री थे, ऐसे आप समझिए इस बात को, तो ट्री जो थे वो ब्लैक ब्लैक हो गए, पूरे ब्लैक ब्लैक हो गए। तो यहाँ पर मॉथ दो तरीके के थे ब्रिटेन में, एक थे व्हाइट मॉथ और एक थे आपके ब्लैक मॉथ। तो एक ब्लैक थे, दूसरे कैसे थे? व्हाइट थे। दो तरीके के मॉथ थे। ठीक है, अब देखिए, तो ये क्या, जब काले हो गए तो ब्लैक वाले जब इसमें बैठे तब तो इनको प्रीडेटर्स देख नहीं पाए, तो ये तो सरवाइव कर गए। लेकिन व्हाइट वाले जब जो है, व्हाइट वाले जो इंडिविजुअल्स थे वो जब इस पे बैठे तो ब्लैक बैकग्राउंड पे साफ दिख रहा, तो व्हाइट वालों की डेथ हो गई, और धीरे धीरे यहाँ पर पॉपुलेशन किसकी ज्यादा हो गई? ब्लैक वालों की ज्यादा हो गई। तो इसी को हम बोल रहे थे इंडस्ट्रियल मैनरिज्म। ठीक है, तो इन्वायरमेंट चेंज हुआ, उसकी वजह से धीरे धीरे व्हाइट वाले सब खत्म हो गए और ब्लैक वालों का डोमिनेंस आ गया। ठीक है, ये बात हो गई। अब दूसरा देखिए, डायरेक्शनल में और जो है आपका एग्जांपल है, जैसे ये माउथ जो थे इनका नाम था बिस्टन बिटुलेरिया, याद रखना आप, बिस्टन बिटुलेरिया।
वेस्टर्न बेटुलेरिया। दूसरा देखिए, इसके बाद में आप बोलोगे डायरेक्शनल हो गया, फिर आप बोलोगे इसमें एक और एग्जांपल है इंडस्ट्रियल मैनेरिज्म के अलावा, वो देखते हैं। डीडीटी रेजिस्टेंट जो मॉस्किटो थे उनका फॉर्मेशन हुआ, डीडीटी रेजिस्टेंट मॉस्किटोज का। फिर आप बोलोगे इसके अलावा एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट इन बैक्टीरिया। तो बैक्टीरियाज जो थे उनमें भी क्या हुआ, एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट जो है वो बैक्टीरिया थे, और जो है वहां पर आप देखने को मिला उसमें। ठीक है, तो एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरिया भी धीरे धीरे नेचर में हो गए, डोमिनेंट हो गए, और जो नॉर्मल बैक्टीरिया थे वो खत्म हो गए। तो इस तरीके से हमने देखा कि यहाँ पर एक डायरेक्शन में शिफ्ट हो गए, एक तरीके के एनिमल ही गायब हो गए, दूसरे तरीके के एनिमल बचे चेंजिंग इन्वायरमेंट में। तो इसको हम बोलते हैं डायरेक्शनल सिलेक्शन। क्या बोलते हैं? डायरेक्शनल सिलेक्शन। तीसरा जो सिलेक्शन था बेटा वो कौन सा था, उसकी बात करते हैं हम लोग। तो फिर हम बना लेंगे ऐसा ही एक डायग्राम और ग्राफ आपका, और इसको बोला गया आपका जो है डिसरप्टिव। क्या बोला गया? डिसरप्टिव सिलेक्शन। डिसरप्टिव सिलेक्शंस की बात करोगे तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या है। तो डिसरप्टिव में आप देखोगे यहाँ पर फ्रीक्वेंसी आपकी, ये फिनोटाइप इस एक्सिस पे। अब होगा क्या, देखिए यहाँ पर बेटा आप बोलोगे कुछ ऐसे इस तरीके का जो है वो बनेगा आपका ग्राफ, यानी कि यहाँ पर जो एवरेज वैल्यू वाले इंडिविजुअल्स हैं उनकी डेथ हो रही है, जबकि जो ये मीन वैल्यू वाले हैं, जो एवरेज वैल्यू वाले हैं उनकी डेथ हो रही है, लेकिन मिनिमम वैल्यू और हायर वैल्यू वो सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ पर कुछ ऐसे भी सिलेक्शंस होते हैं जिनमें मीन वैल्यू वाले इंडिविजुअल खत्म हो जाते हैं, केवल जो है आपका मिनिमम और हायर वैल्यू वाले इंडिविजुअल बचते हैं। जैसे आपने बोला कुछ ब्लैक रॉक थी और कुछ व्हाइट रॉक थी, तो ऐसे हम बना लेते हैं। ये मान लिया हमने ब्लैक रॉक थी, ब्लैक रॉक। दूसरा बोले व्हाइट रॉक थी, तो व्हाइट रॉक बना लिया हमने। अब यहाँ पर दो तरीके के इंडिविजुअल थे। एक थे आपके रैबिट, जो है आप बोलोगे हेयर, जो वो होते हैं आपका क्या बोलते हैं, खरगोश, जो खरहा जिसको बोलते हैं। तो ये क्या होते हैं आपके ब्लैक वाले होंगे, उनको कैपिटल बी ऐसे दिखा दिया, और व्हाइट वालों को हमने स्मॉल बी और स्मॉल बी से दिखा दिया। तो यहाँ पर आप बोलोगे ये बी हैं आपके, ये, और ये इधर गैमेट जो होंगे वो कौन से होंगे आपके, रेसेसिव यानी कि स्मॉल। अब ये आपस में क्या किए, क्रॉस किए, तो यहाँ पर आप बोलोगे क्या बन जाएंगे आपके, स्मॉल बी और यहाँ पर कैपिटल बी। ठीक है, इस तरीके के इंडिविजुअल्स बन जाएंगे। अब ये इंडिविजुअल जो थे, ये इंडिविजुअल आप बोलोगे कैसे होंगे, तो आप बोलोगे कि जो है ये इंडिविजुअल जो हैं ये कैसे हैं, हेट्रोजाइगस। हेट्रोजाइगस थे, और हेट्रोजाइगस होने के साथ साथ में ये ग्रे कलर के हो गए। अब देखिए इनके प्रेडेटर्स तो इन्हें ढूंढ नहीं पाए, क्योंकि ये ब्लैक रॉक के पीछे हाइड हो गए, छुप गए। व्हाइट वालों को भी नहीं ढूंढ पाए इनके प्रेडेटर्स, ये भी ज्यादातर कहाँ थे, छिप जाते थे, आपके हाइड हो जाते थे कहाँ पर, व्हाइट रॉक में। ठीक है, लेकिन ग्रे वाले बेचारे कहाँ जाते, उनको प्रीडेटर ने किल कर दिया। तो यहाँ पर प्रीडेटर ने क्या किया, किल कर दिया। तो यहाँ पर एवरेज वैल्यू जो थी वो खत्म हो गई, ये खत्म, क्या किया, इनको किल कर दिया। बात समझ में है कि नहीं? तो इस तरीके के सिलेक्शन को बोला गया डिसरप्टिव सिलेक्शन। क्या बोला गया, डिसरप्टिव सिलेक्शन। ठीक है, अब इसके बाद में हमारा नेक्स्ट टॉपिक आएगा नेचुरल सिलेक्शन। सभी को समझ में आ गया कि नहीं? डन है बेटा? यस सर। अब हम देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक हमारा, वो है स्पेसिएशन।
स्पेसिएशन। स्पेसिएशन में जब आप बात करोगे तो इसमें हम बोलेंगे सबसे पहले जो आया वो मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज का कॉन्सेप्ट आया। कौन सा आया? मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट। यानी कि बाहर से ही देख के बोल दिया गया कि भाई एनिमल कैसे हैं, तो ये तो रॉन्ग हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे एनिमल एक ही जैसे दिखते हैं लेकिन वो अलग अलग हैं, उनकी स्पीसीज है। फिर जेनेटिक बोला गया, जेनेटिक्स वाला भी रॉन्ग हो गया, ठीक है, डिग्री ऑफ सिमिलरिटी इनमें एक जैसी देखने को मिली। फिर एक कॉन्सेप्ट आया जो हम लोग पढ़ते हैं स्पेशली, उसको हम बोलते हैं बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ऑफ स्पीसीज। बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट की जब आप बात करोगे तो इसको दिया था मेयर ने एंड डॉब्सन स्काई। मेयर और डॉब्सन स्काई जो थे उन्होंने दिया था। तो इसमें देखिए आप क्या होगा, यहां पर आप बोलोगे कहानी क्या थी। देखिए इसमें इन्होंने बोला कि जो स्पीसीजेस होती हैं किसी पॉपुलेशन में, मान लिया स्पीसीज ए है ये और ये स्पीसीज बी है, ये आपस में रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड है। क्या होंगे? रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड। ठीक है, ये रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड थी। अब देखिए इसमें क्या हुआ, यहां पर इंडिविजुअल रह रहे थे जो ये आपस में तो इंटरब्रीड कर सकते हैं, आपस में क्या होंगे? इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। ये आपस में इंटरब्रीड करेंगे, ठीक है। इधर आप बोलोगे यहाँ पर ये भी आपस में आपका इंटरब्रीड करेंगे, आपस में इंटरब्रीड करेंगे। एक मिनट बेटा रुकना। हाँ तो बेटा हम लोग बोल रहे थे बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट जो था, मेयर और डॉब्सन स्काई जो थे, उसमें आपने बोला स्पीसीज 1 और स्पीसीज बी ये दोनों प्रेजेंट हैं। तो यहाँ पर हमने बोला कि जो ये इंडिविजुअल्स हैं ये आपस में तो इंटरब्रीड कर रहे थे, कोई दिक्कत ही नहीं थी, आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे थे, ठीक है, आपस में इंटरब्रीडिंग कर रहे थे। लेकिन आप बोलोगे ये वाले इनके साथ इंटरब्रीड नहीं कर सकते थे, तो इन्होंने स्पीसीज के लिए बोला कि स्पीसीज हम उसको बोल सकते हैं जो आपस में इंटरब्रीड करें लेकिन दूसरे इंडिविजुअल से इस जो है इंटरब्रीड ना कर सकें, ठीक है, तो इसको बोला गया स्पीसीज कॉन्सेप्ट। तो रिप्रोडक्टिवली आइसोलेटेड होते हैं उनको हम स्पीसीज बोलते हैं, ठीक है, ये मोस्ट वैलिड था। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं स्पेसिएशन। स्पेसिएशन होता क्या है? देखिए स्पेसिएशन का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। स्पेसिएशन का मतलब क्या है? फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज, फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। नई स्पीसीज का बनना क्या कहलाता है? स्पेसिएशन कहलाता है। अब देखिए आप बोलोगे इसमें दो तरीके का है, एक तो आप बोलोगे जियोग्राफिकल आइसोलेशन होता है, जियोग्राफिकल आइसोलेशंस होते हैं। दूसरा आप बोलोगे यहां पर आपको देखने को क्या मिलेगा? जियोलॉजिकल आपका जो है आइसोलेशन, मतलब बैरियर यहां प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, जियोलॉजिकल में बैरियर प्रेजेंट होते हैं। दूसरा बोलोगे जियोग्राफिकल बैरियर्स, ये यहाँ पर absent होते हैं, तो यहाँ बैरियर्स प्रेजेंट होंगे, यहाँ absent होंगे। अब ये दो तरीके के होते हैं, जियोग्राफिकल जो बैरियर्स जहाँ प्रेजेंट होते हैं वहां पर आप देखोगे, तो इसमें आप बोलोगे एलोपैट्रिक
एलोपेट्रिक। दूसरा आप बोलोगे एलोपेट्रिक के बाद में पेरीपेट्रिक। ठीक है, इधर आइए, आप इधर देखिए। तो यहाँ पर आप बोलोगे, यहाँ पर दो तरीके का होगा आपका, एक होगा आपका सिम्पैट्रिक और दूसरा आप बोलोगे सिम्पैट्रिक के बाद में पैरापेट्रिक। ठीक है, तो ये चार तरीके से स्पेसिएशन होता है। तो दिखाते हैं हम लोग क्या क्या है स्पेसिएशन। तो पहला आप पढ़ोगे एलोपैट्रिक। एलोपैट्रिक एलोपैट्रिक स्पेसिएशन में आप देखोगे यहाँ पर जियोग्राफिकल आइसोलेशंस होते हैं। मतलब एक साथ में यहाँ पर कभी लैंड मास सिंगल था, यहाँ पर लोग रह रहे थे, साथ साथ में अलग जो है ये इंडिविजुअल रह रहे थे, पॉपुलेशन रह रही थी कोई। अब होगा क्या, कुछ इसमें ऐसा हुआ कि जियोग्राफिकल बैरियर बन गए। तो जो जियोग्राफिकल बैरियर बने तो उसकी वजह से क्या हुआ, यहां पर आप बोलोगे तो जियोग्राफिकल बैरियर्स बने तो यहां पर आप देखोगे क्या होगा, ये डिवाइड हो जाएगा। और डिवाइड होगा तो यहां पर क्या होगा, आप बोलोगे कुछ डिफरेंशियल वेरिएशंस एंड सिलेक्शन प्रेशर्स लगेंगे। ठीक है, तो अलग अलग इन्वायरमेंट में, यहाँ मान लो इन्वायरमेंट चेंज हुआ जिसकी वजह से क्या हुआ, ड्रिफ्ट हो गया, मतलब ये टूट गया, ये दो पार्ट में टूट गया। अब टूटने के बाद देखिए यहाँ पर क्या हुआ, आप बोलोगे यहाँ पर धीरे धीरे आप बोलोगे ये आइसोलेशन हुआ, अलग होने लगे। तो पहले यहाँ पर बोलोगे आप ये अलग अलग इंडिविजुअल बन गए दोनों, ये सब स्पीसीज बन गई, सब स्पीसीज। यहाँ पर भी आप बोलोगे ये क्या बन गई, सब स्पीसीज बन गई। ठीक है, अब देखिए आप आगे क्या होगा, तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, देखिए ये तो दोनों अलग अलग हो गई। अब अलग अलग हो गई तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर आप बोलोगे ये एलोपेट्रिक, ये अलग स्पीसीज बन गई और ये अलग स्पीसीज बन गई। अब दोनों आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती थी, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकती थी, लेकिन इनके एंसेस्टर देखो एक टाइम पे एक रहे थे। तो इस तरीके को हम बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। ठीक है, ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते, इसको हम बोलते हैं एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। तो बैरियर्स का फॉर्मेशन हुआ, यहाँ पर क्या बने, बैरियर्स बने, और बैरियर बन गए तो ये आपस में एक दूसरे से अलग हो गए। ठीक है, तो इसको बोला गया एलोपेट्रिक स्पीसिएशन। दूसरा समझते हैं, दूसरे को हम बोलेंगे जो है पेरीपेट्रिक। दूसरा कौन सा था, पेरीपेट्रिक। तो पेरीपेट्रिक में बेटा आपने पढ़ा था फाउंडर पॉपुलेशन, आपको याद होगा, लोग रह रहे थे, इसी में से कुछ लोग अलग हो गए, अलग हुए यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर से अलग हो गए, मान लो यहाँ पर ऐसे हम बोल सकते हैं, ये क्या हुआ, अलग हो गए। तो यहाँ पर जियोग्राफिकल बैरियर था, जियोग्राफिकल बैरियर यहाँ पर क्या था, प्रेजेंट था। ठीक है, अब देखिए ये इंडिविजुअल अलग हो गए, ये अलग हो गए। अब यहाँ पर आप देखोगे फिर से इन्वायरमेंटल इफेक्ट हुआ, इन्वायरमेंट चेंज हुआ, प्रेशर जनरेट हुआ, कोई प्रेशर ऐसा था जिससे इनको भागना पड़ा यहाँ से। तो ये क्या हुए, धीरे धीरे आप बोलोगे ये अलग हो गए इनसे, ये ऐसे फाउंडर, इसको हम क्या बोल रहे थे, अब इसमें जो इंडिविजुअल थे इन्हीं को हम बोल रहे थे फाउंडर। क्या बोले थे, फाउंडर पॉपुलेशन। अब ये अलग होके नई स्पीसीज आगे बना लेंगे, टाइम टू टाइम, टाइम लगेगा थोड़ा, ऐसा नहीं हो, ये अलग हो जाएंगे। अब देखिए ये अलग हो गए आपके और ये अलग हो गए, तो आप बोलोगे ये भी अब अलग अलग स्पीसीज बन गई, अलग अलग इंडिविजुअल बन गए, डिफरेंट स्पीसीज। ठीक है, ये कहानी थी। अब पेरीपेट्रिक के बाद में आएगा सिम्पेट्रिक। तो तीसरा हम बोलेंगे सिम्पेट्रिक। तो सिम्पेट्रिक में आप बोलोगे यहां पर क्या होगा, तो सिम्पेट्रिक में आप बोलोगे यहां पर म्यूटेशन चेंजेस इन प्लॉइडी लेवल। तो प्लॉइडी लेवल ही अगर चेंज हो जाए, प्लॉइडी लेवल चेंज होने का मतलब क्या है, यहाँ पर देखिए ये मान लिया इकोलॉजिकल आइसोलेशन है, यहाँ पर एक ही आइसोलेशन मतलब है नहीं, मतलब बैरियर नहीं बनी, केवल इकोलॉजिकल आइसोलेशन। इकोलॉजिकल आइसोलेशन का मतलब इनका इकोसिस्टम अलग हो गया लेकिन रह साथ में ही रहे, इकोलॉजिकल आइसोलेशन। तो इकोलॉजिकल आइसोलेशन हुआ इनको,
इकोलॉजिकल आइसोलेशन हुआ और वो लोग साथ साथ में रह रहे थे। अब जब इकोलॉजिकल आइसोलेशन हुआ तो आप बोलोगे यहाँ पर क्या हुआ, न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन हुआ, न्यू स्पीसीज फॉर्म, नई स्पीसीज बन गई, नई स्पीसीज बन गई। अब नई स्पीसीज बन गई तो यहां पर आप बोलोगे क्या हुआ, न्यू स्पीसीज बन गई है। ठीक है, ये तो ये इस तरीके से क्या हुआ, आपका सिम्पैट्रिक हुआ, इसमें कोई जियोग्राफिकल बैरियर प्रेजेंट नहीं था, केवल इकोलॉजिकल आइसोलेशन हुआ, उसकी वजह से नई स्पीसीज का बनना स्टार्ट हो गया। जैसे फर्न की जो कम्युनिटी होती, फर्न होते हैं ना, उनमें इसी तरीके से क्या हुआ, आपका नई स्पीसीज बनी। अब इसके बाद में बेटा आप बोलोगे चौथे नंबर पे पैरापेट्रिक, क्या बोलोगे आप, पैरापेट्रिक। पैरापेट्रिक की बात करोगे आप तो पैरापेट्रिक में आप देखोगे यहाँ पर when लिखे देना, when population of a species enters in a new niche और आप बोलोगे हैबिट, new habitat, there is no physical barrier between these population। ठीक है, तो इसमें एग्जांपल आपका आ जाएगा फ्लाइटलेस ग्रॉसहॉपर। तो यहाँ पर फ्लाइटलेस ग्रॉसहॉपर आ जाएंगे। दूसरा यहाँ पर क्या आ जाएगा, स्नेल्स। तो अलग अलग जो स्पीसीज बनी, मतलब जब पॉपुलेशन यहाँ पर क्या था, व्हेन द पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज एंटर इन अ न्यू नीच क्या होता है, या हैबिटेट, जो हमारा मोस्ट फंक्शनल जो है, जो घर का पार्ट होता है। हमारा कमरा क्या है, हमारा पूरा घर इकोसिस्टम है, लेकिन उसमें भी कौन सा सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिस हम रूम में रहते हैं, जो हमारा रूम है, उसमें सबसे ज्यादा एक्टिव होते हैं। तो ऐसा जगह जहां पर इंडिविजुअल मोस्ट एक्टिव रहता है उसको नीच बोलते हैं। ठीक है, तो व्हेन पॉपुलेशन ऑफ स्पीसीज इंटर इन अ न्यू नीच और हैबिटेट, नए पॉपुलेशन जो था कोई नए नीच या हैबिटेट में चला गया, तो यहाँ पर कोई फिजिकल बैरियर नहीं था बिटवीन दिस पॉपुलेशन, दोनों पॉपुलेशन के बीच में। ठीक है, तो धीरे धीरे इनमें भी स्पेसिएशन देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से स्पेसिएशन हमने पढ़ लिया, 4 तरीके का होता है। अब इसके बाद में हम लोग पढ़ेंगे हमारा नेक्स्ट जो है टॉपिक, वो क्या है, हार्डी वीनबर्ग लॉ। क्या पढ़ेंगे, हार्डी वीनबर्ग लॉ। तो हेडिंग डालेंगे हम लोग हार्डी, वो थ्योरी कंप्लीट हो गई। ये फर्स्ट हेडिंग है, हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। तो हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल में हम देखते हैं क्या होगा। अब बोलोगे ये प्रपोज किया गया था जीएच हार्डी के थ्रू। क्या किया गया, जीएच हार्डी ने इसको प्रपोज किया। ये एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे। तो इस इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, और जीएच हार्डी के अलावा एक और थे, डब्ल्यू वीनबर्ग। ये जो थे, ये एक जर्मन फिजिशियन थे। जर्मन फिजिशियन थे। 1908 में ये रूल आया हार्डी वीनबर्ग का, और ये दिया गया किसके लिए, तो नॉन इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन के लिए, जिन पॉपुलेशन में इवोल्यूशन दिखाई नहीं देता है। ठीक है, उन पॉपुलेशंस के लिए दिया गया हार्डी वीनबर्ग प्रिंसिपल। देखिए जैसे ये लॉ जो था वो डिफाइन क्या कर रहा, तो आप बोलोगे लॉ डिफाइन द जेनेटिक क्या, स्ट्रक्चर ऑफ a non-evolving population।
तो जो पॉपुलेशन इवॉल्व नहीं कर रही थी उनके स्ट्रक्चर को, उस पॉपुलेशन के स्ट्रक्चर को ये डिफाइन कर, ठीक है। नॉन लॉ डिफाइन द जेनेटिक स्ट्रक्चर ऑफ अ नॉन इवॉल्विंग पॉपुलेशन, उसको दिखा रहे हैं। अब आप बोलोगे जो ये लॉ था ये एप्लीकेबल किस लिए था, तो आप बोलोगे ये डाई और मल्टीपल एलिलिक केस में ही एप्लीकेबल था, सिंगल एलिल पे ये एप्लीकेबल नहीं था। डाई और मल्टीपल एलिलिक केस होंगे उन्हीं में, उन पॉपुलेशंस पे ही एप्लीकेबल होगा, ठीक है। अब देखिए क्या इन्होंने बताया, इन्होंने बोला कि अगर इस लॉ की बात करेंगे तो इसके अकॉर्डिंग इन रैंडम मेटिंग, ठीक है, आप बोलोगे इन रैंडम मेटिंग हो रहा है किसी पॉपुलेशन, है ना, कोई इंडिविजुअल किसी के साथ भी मीटिंग कर रहा है, रैंडम मीटिंग among the members of a population, the gene या allele frequency and the genotype frequency persist generation to generation, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि अगर रैंडम मीटिंग होती है पॉपुलेशन के जो मेंबर्स हैं उनके बीच में, तो जो जीन फ्रीक्वेंसी थी और जो है आप बोलोगे जीनोटाइप फ्रीक्वेंसी जो है वो जनरेशन टू जनरेशन परसिस्ट करती है, ये बात बोली रैंडम मीटिंग में, बिल्कुल परसिस्ट करती है, सही बात थी। अब इन्होंने बोला कि जीन फ्रीक्वेंसी क्या होती है, जीन फ्रीक्वेंसी इज द फ्रीक्वेंसी विद विच अ पर्टिकुलर एलील अकर इन अ पॉपुलेशन। जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, किसी पार्टिकुलर एलील का किसी पॉपुलेशन में पाया जाना क्या कहलाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाया जाएगा। तो चाहो तो आप ये बात भी लिख सकते हो कि जीन फ्रीक्वेंसी होता क्या है। जीन फ्रीक्वेंसी आप बोलोगे जीन फ्रीक्वेंसी क्या है, इट इज फ्रीक्वेंसी with which a particular allele occurs in a population। तो पॉपुलेशन में पार्टिकुलर एलील का पाया जाना क्या कहलाएगा, जीन फ्रीक्वेंसी कहलाएगा, ठीक है। अब इसमें हम देखेंगे कि एक चीज और बताया गया, जेनेटिक इक्विलिब्रियम, उसके बारे में देखते हैं। तो जेनेटिक इक्विलिब्रियम क्या था, जेनेटिक इक्विलिब्रियम की जब आप बात करोगे तो इसमें आप बोलोगे जो आपका जीन फ्रीक्वेंसीज हैं, ठीक है, इफ सर्टेन कंडीशंस, अगर कुछ कंडीशंस हम अप्लाई करें, इसको ऐसे समझ लेते हैं, इफ सर्टेन कंडीशंस अप्लाइड, अगर कुछ कंडीशन अप्लाइड की जाए, है ना, नॉर्मल कंडीशंस कुछ अप्लाइड की जाए, है ना, तो जीन फ्रीक्वेंसी जो होता है, जीन फ्रीक्वेंसी आर supposed to remain fixed, ठीक है, and even remain the same through the generations, ठीक है, जनरेशन। thus हार्डी विनबर्ग लॉ क्या बोला इन्होंने
states that क्या बोला, allele frequencies in a population, allele frequencies in a population are stable and is constant from अब बोलोगे जनरेशन टू जनरेशन। तो इन्होंने बोला कि अगर कुछ कंडीशंस में हम क्या करेंगे, एलील फ्रीक्वेंसीज जो होती हैं उनको अगर हम फिक्स्ड कर दें, उनको चेंज ना करें, कुछ चेंज ना हो एलील फ्रीक्वेंसीज। एलील फ्रीक्वेंसीज क्या थी, आप बोलोगे फ्रीक्वेंसी ऑफ पर्टिकुलर एलील अकर इन अ पॉपुलेशन। तो टोटल जो पर्टिकुलर एलील हैं प्रेजेंट हैं पॉपुलेशंस में, उनको हम बोल रहे थे फ्रीक्वेंसीज, जीन फ्रीक्वेंसीज। अब आप बोलोगे अगर कुछ सर्टेन कंडीशंस अप्लाई कर दी जाए वहां पर जीन फ्रीक्वेंसीज में, फिक्स कर दिया उसको, देन जनरेशन टू जनरेशन क्या होगा वहां पर, आप बोलोगे कांस्टेंट जनरेशन टू जनरेशन, मतलब एलील फ्रीक्वेंसीज स्टेबल हो गई, आप उनको चेंज नहीं होना, क्योंकि भाई वहां पर एक ही तरीके के एलील जो थे वही जा रहे थे, ठीक है। तो जब चेंज नहीं हो रहा था फ्रीक्वेंसी, तो इवोल्यूशन भी वहां पर देखने को नहीं मिलेगा। तो इसी को बोला गया जेनेटिक इक्विलिब्रियम, ठीक है। अब हम बोलेंगे कुछ हार्डी-विन के एजम्पशंस थे, हार्डी-विन के कुछ क्या थे, एजम्पशंस थे। तो आप बोलोगे यहां पर क्या थे, assumptions of किसके, तो आप बोलोगे हार्डी-विनबर्ग लॉ, ठीक है। किसके assumptions थे, assumptions of हार्डी-विनबर्ग लॉ। क्या क्या इन्होंने assumptions दिए, उनकी जरा बात करते हैं। तो इनके assumptions क्या थे, जैसे इन्होंने बोला कि पॉपुलेशन जो होनी चाहिए वो शुड बी रैंडम मीटिंग करनी चाहिए, रैंडम मीटिंग होनी चाहिए, ठीक है। ऐसा नहीं कि किसी एक से बार बार कर रहे हो, रेसेसिवनेस बढ़ा रहे हो, तो नहीं, पॉपुलेशन शुड बी रैंडम मीटिंग, एक जो है रैंडम मीटिंग होनी चाहिए किसी के साथ, ठीक है। फिर पॉपुलेशन का जो साइज होना चाहिए वो इफेक्टिवली इनफ होना चाहिए, लार्ज होना चाहिए। तो ये आप बोलोगे लार्ज पॉपुलेशन होनी चाहिए, पॉपुलेशन कैसी होनी चाहिए, लार्ज होनी चाहिए। उसके बाद देखिए लार्ज पॉपुलेशन के अलावा आप बोलोगे पॉपुलेशन मस्ट बी सब्जेक्टेड टू एनी इवोल्यूशनरी फोर्स, मतलब जो पॉपुलेशन है उसमें किसी तरीके का इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, पॉपुलेशन में कोई इवोल्यूशन नहीं होना चाहिए, नो इवोल्यूशन। और इवोल्यूशन करने वाले कौन से हैं, तो आप बोलोगे इवोल्यूशनरी फोर्सेस कौन से हैं, नो इवोल्यूशनरी फोर्सेस। अब वो फोर्सेस कौन से हैं, जैसे आप बोलोगे नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए वहां पर, नेचुरल सिलेक्शन के अलावा बोला म्यूटेशंस नहीं होने चाहिए, म्यूटेशन हो जाएंगे तब भी दिक्कत होगी, नई स्पीसीज बनने का खतरा रहेगा, नॉन इवोल्यूशनरी से इवोल्यूशनरी पॉपुलेशन बन जाएगी। इसके अलावा बोलोगे माइग्रेशन नहीं होना चाहिए, उस पर्टिकुलर पॉपुलेशन में कोई बाहरी व्यक्ति नहीं आना चाहिए, बाहरी कोई जो एनिमल नहीं आना चाहिए, ऑर्गेनिज्म नहीं आना चाहिए, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होना चाहिए। तो ये सारी बातें बोली कि ये मस्ट भी होना चाहिए, कि ऐसा नहीं होना चाहिए कि नेचुरल सिलेक्शन हो रहा है, म्यूटेशन हो रहा है, माइग्रेशन हो रहा है, तो सारी चीजें नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और ये बोला था इन्होंने डाई-एलिलिक के केस में सारी चीज, ठीक है। तो ये आपका कंप्लीट होता है हार्डी-विनबर्ग लॉ। अब इसके लिए एक इक्वेशन बोला था, उस इक्वेशन की जरा बात कर लेते हैं। तो इसमें बोला गया P प्लस Q इज इक्वल टू 1, क्या बोला गया, P प्लस Q इज इक्वल टू 1, ठीक है। तो यहां पर इसको अगर आप देखोगे P प्लस Q स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसको अगर देखें हम लोग तो ये हो जाएगा P स्क्वायर Q स्क्वायर प्लस 2PQ इज इक्वल टू 1, ये हो जाएगा। मतलब यहां पर आप देखोगे P को हम दिखा रहे हैं किससे, तो P फॉर आपका होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A, ये किसकी फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ एलील A, तो एलील A की फ्रीक्वेंसी होगी। Q स्क्वायर जो है वो फ्रीक्वेंसी किसकी, फ्रीक्वेंसी ऑफ आप बोलोगे एलील आपका कौन सा, तो आप बोलोगे एलील जो है आपका ये होमोलस A हो जाएगा, तो ये आपका रेसेसिव A हो जाएगा, और ये बेटा फ्रीक्वेंसी किसकी, हेटेरो हो जाएगा इसकी,
ठीक है, तो अगर हम सबका देखेंगे जोड़ के तो वहां पर क्या निकलेगा, 1 निकलेगा। मतलब 1 का मतलब क्या है, पॉपुलेशन जो है उसमें जीन फ्रीक्वेंसीज कांस्टेंट है। ठीक है, तो यानी कि यहाँ पर कोई भी इवोल्यूशन नहीं होगा। तो इस तरीके से जो हमें एक जैसे इंडिविजुअल दिख रहे हैं ना, वो इस वजह से, क्योंकि वहां पर कोई एक्सटर्नल फोर्सेस नहीं लगे, इवोल्यूशनरी फोर्सेस नहीं लगे, और जो है आपका बहुत सारी बातें थी, जो है रैंडम मेटिंग नहीं हुआ वहां पर, सॉरी रैंडम मेटिंग हुआ, और जो है आपका बोलोगे आप जो साइज के पॉपुलेशन का था वो बड़ा था, छोटा नहीं था, है ना। तो ये सारी चीजें आपको देखने को मिली। ठीक है, क्लियर है सभी को। तो ये आपका लॉ हो गया हार्डी विल्सन। ठीक है, समझ में आ गया सभी को हार्डी विल्सन लॉ। Yes, sir. चलिए बहुत अच्छी। अब हमारा लास्ट टॉपिक बचा है, वो है ह्यूमन इवोल्यूशन। ह्यूमन इवोल्यूशन, तो ह्यूमन इवोल्यूशन में देखते हैं हम लोग सबसे पहले जो जीव्स थे उनसे ओरिजिनेट हुआ ह्यूमन इवोल्यूशन। दूसरी मतलब चूहे जैसे, छछूंदर जैसे ट्री पे रहने वाले मेहमान, और इन्हीं से आप बोलोगे लीमर बने सबसे पहले, या इन्हीं से क्या बने आप बोलोगे टर्सियर्स। ठीक है, ये कब बने तो आप बोलोगे इयोसीन में बने। कब बने, इयोसीन में बने। ठीक है, और ये जो इंडिविजुअल्स थे ये बेटा आप बोलोगे प्लायोसीन, जो पैलियोसीन जो था वहां पर आए। ठीक है, और ये लगभग बात थी 65 मिलियन ईयर्स एगो, पहले की बात थी। अब इन लेमर या टेरियन से क्या हुआ देखिए आप, तो यहां से बेटा आप बोलोगे बिल्डअप हुए बीच में न्यू वर्ड मंकी। तो नए वर्ड के मंकी मतलब पुराने मंकी पहले आए, फिर इनसे क्या बने तो आप बोलोगे इनसे बने पैरापिथेकस, और पैरापिथेकस से बेटा क्या बने तो आप बोलोगे ड्रायोपिथेकस। क्या बने, ड्रायोपिथेकस बने। तो यहां से आप बोलोगे न्यू वर्ड मंकी आए थे, और यहां से क्या आए थे तो आप बोलोगे ओल्ड वर्ड मंकी। ठीक है, ओल्ड वर्ड मंकी। अब ड्रायोपिथेकस जो था लगभग 25 मिलियन ईयर्स से दो पहले आए, और टाइम जो चल रहा था वो था मायोसीन। कौन सा टाइम था, मायोसीन। अब ड्रायोपिथेकस से यहाँ पर क्या बने तो आप बोलोगे क्या बने, गिब्बन बने, जो इंडिया में पाया जाता है, आसाम में गिब्बन बना। गिब्बन के अलावा बेटा आप बोलोगे क्या बने, ओरंगटाउन, ओरंगटन बने। फिर आप बोलोगे ओरंगटन के बाद में क्या बने, चिंपैंजीज। चिंपैंजीज के बाद में क्या बने तो आप बोलोगे चिंपैंजीज के बाद बने गोरिल्ला। फिर आप बोलोगे गोरिल्ला के बाद में क्या बने तो आप बोलोगे गोरिल्ला के बाद बने रामापिथेकस। ठीक है, अब इन रामापिथेकस से आप देखोगे तो ये मायोसीन में ही आए थे, मायोसीन में ही आए थे, और ये आप बोलोगे लगभग 25 मिलियन ईयर से वो पहले। और रामापिथेकस से क्या बने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। क्या बने, ऑस्ट्रेलोपिथेकस। ऑस्ट्रेलोपिथेकस से आप बोलोगे यहाँ पर ओरिजिन हुआ, जो है दो तरीके के थे, एक थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस बोसाई, एक ये थे, और दूसरे थे ऑस्ट्रेलोपिथेकस रोबस्टस। ठीक है, ये दो थे। अब ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे उनमें आप बोलोगे जो है ऑस्ट्रेलोपिथेकस जो थे लगभग प्लायोसीन में आए 7 मिलियन ईयर से को पहले, जो इपॉक था उसमें जो है आपका प्लायोसीन उसमें है। अब देखिए ऑस्ट्रेलोपिथेकस से बने कौन से आपके तो आप बोलोगे होमो, कौन से बने, होमो हैबिलस। कौन से बने, होमो हैबिलस बने, तो होमो हैबिलस बन गए। अब होमो हैबिलस से यहां पर आप बोलोगे होमो इरेक्टस बनेंगे। कौन बनेगा, होमो इरेक्टस। तो होमो इरेक्टस में आप बोटा बोलोगे यहाँ पर कौन बना, फिर क्रोमैगनोन,
क्रोमैग्नॉन बन गए, और क्रोमैग्नॉन से आप बोलोगे यहाँ पर क्या बने, तो होमो इरेक्टस से जो है आप बोलोगे यहाँ निएंडरथल कुछ मिले, इनके भी मिले निएंडरथल और क्रोमैग्नॉन। क्रोमैग्नॉन से क्या बन गए, तो आप बोलोगे होमो सैपियंस। क्या बन गए, होमो सैपियंस। ठीक है, तो ये कहानी थी इवोल्यूशन की, होलोसीन टाइम पे ये बने। अब हम नेक्स्ट क्लास में ह्यूमन का इवोल्यूशन एक एक करके जो थे उनके सबके बारे में हम लोग डिस्कस कर लेंगे। ठीक है, अभी के लिए हम लोग यहीं तक रखते हैं। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट हम लोग जो है अगले जो है टर्न पे। ओके, बाय बाय, टेक केयर। आज के लिए यहीं तक रखते हैं।